So we'll go ahead with next question. Example 6.11. A wire has linear density 4 into 10 raised to minus 3 kilogram per meter. It is stretched between two rigid supports with a tension of 360 Newton. The wire resonates at a frequency of 420 Hz and 490 Hz in two successive modes. तो दो सक्सेसिव मोड मतलब फर्स्ट मोड सेकंड मोड या सेकंड मोड थर्ड मोड या फिर थर्ड मोड फोर्थ मोड या फोर्थ एंड फिफ्थ, तो कोई भी दो सक्सेसिव मोड, उसमें से एक का फ्रीक्वेंसी है 420 हर्ट्ज, दूसरे का है 490 हर्ट्ज। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको गिवन में सबसे पहले व्हाट यू हैव बीन गिवन इज लीनियर मास डेंसिटी मतलब स्मॉल एम, कितनी वैल्यू दी है 4 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम पर मीटर, ये दिया हुआ है आपको एम। Then it is stretched between two rigid supports with a tension of, tension की वैल्यू दी है 360 न्यूटन, right? Then it resonates at a frequency of 420 and 490 in two successive, ये important word था, successive word नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो first of all you can take this as any mode you want। तुम ऐसा मान सकते हो कि ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, जो भी है वो, राइट? तो चलो मान लेते हैं कि वो पीथ ओवरटोन है, दैट इज पीथ ओवरटोन या फिर पीथ मोड। अभी देखो ये भी डिफरेंस पड़ेगा। अगर आप इसको ओवरटोन बोल रहे हो, ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सेकंड फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक सेकंड मोड होता है। तो कंफ्यूजन नहीं रहने के लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं 420 हर्ट्ज है ना, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी को क्यूथ मोड मान लेता हूँ, क्यूथ मोड। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूथ मोड विच इज क्यूथ हार्मोनिक, क्योंकि सेकंड मोड इज सेकंड हार्मोनिक, थर्ड मोड इज थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ मोड इज फोर्थ हार्मोनिक, तो क्यूथ मोड इज क्यूथ हार्मोनिक। इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 420। और जो अगला है नेक्स्ट इन सक्सेशन वो कौन सा होगा फिर, क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन हो जाएगा ना, नेक्स्ट सक्सेसिव। तो सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, तो क्यू के बाद क्यू प्लस वन, ये कितना है 490 हर्ट्ज। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द वायर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द वायर, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द वायर एल। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अभी तो बताया, पहला मोड मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन, दूसरा मोड मतलब सेकंड हार्मोनिक 2n, तीसरा मोड मतलब 3n, चौथा मोड मतलब 4n, पांचवा मोड 5n। ओवरटोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोड बोल रहा हूँ। तो मुझे बताओ क्यूथ मोड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, q इंटू एन, q इंटू एन, पक्का पक्का 100%। तो क्यूथ मोड का q इंटू एन, ओवरटोन लिखा होता तो फिर p+1 करते। तो मुझे बताओ q+1 का क्या आएगा, q+1 इंटू एन। अभी मैं डिटेल में लिख के दे रहा हूँ, लेकिन जेई नीट के टाइम पे तुमको ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखने को टाइम मिलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग है, तो उसमें सारे हार्मोनिक्स होते हैं, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो किसी भी दो मोड का जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है फंडामेंटल होता है। कैसे, पहला क्या था n, दूसरा क्या था 2n, व्हाट इज द डिफरेंस n, तीसरा क्या था 3n, तो 3n और 2n में डिफरेंस कितना है n, चौथा क्या था 4n, 4n और 3n में डिफरेंस कितना है n। तो दो सक्सेसिव मोड का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फंडामेंटली होता है। तो 490 में से 420 निकाल दो, कितना हो गया, कितना हो गया 70। तो फंडामेंटल कितना है 70। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू थिंक। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ q+1 मोड एंड क्यूथ मोड, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो n ही आने वाला है आपका। तो q+1n माइनस qn, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो यू विल गेट n। देख लो आता है कि नहीं, टेक आउट n कॉमन, n कॉमन, q+1 माइनस q, q कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा n। तो नेक्स्ट टाइम से यू आर सपोज टू रिमेंबर। और अगर पाइप के लिए होता, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स में भी सारे हार्मोनिक्स होते हैं, हाँ कि ना, यस और नो, यस। तो उसमें भी दो सक्सेसिव मोड का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस n होता है। लेकिन अगर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड बोला होता, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, n, 3n, 5n, 7n, उस केस में तो सक्सेसिव मोड्स का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना होगा 2n, कितना होगा
2n, क्योंकि n के बाद कौन था 3n, डिफरेंस कितना है 2n, 3n के बाद कौन था 5n, डिफरेंस कितना है 2n। तो याद रखना if pipe is closed at one end, तो the difference between two successive modes is 2n। तो इसे इतना याद रखना है आपको। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। चलो ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए, फिर हमको लगने वाला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? 1/2L रूट ऑफ टी बाई एम। तो लेट अस नाउ सॉल्व दिस। सबसे पहले हम NQ + 1 माइनस NQ इक्वल्स टू n आता है समझ लेंगे। हाउ मच इज दिस 490, हाउ मच इज दिस मच 420, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 1/2L रूट ऑफ टी बाई एम, बराबर रूट ऑफ टी बाई एम आ गया। गुड, तो ये 70 आ गया, 70 आ गया। 1/2L रूट ऑफ टी, टी कितना था 360, और m कितना है 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³। तो एक काम करो, ये हो गया 4 1 जा, ये हो गया 90 जा। ओके, तो 70 = 1/2L रूट ऑफ 90 इज 9 × 10, और ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो गया, तो कितना हो गया +4। तो 70 = 1/2L, 9 का रूट 3 और 10⁻⁴ का 10⁻²। सही है, करेक्ट, बराबर है ना? करेक्ट है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10⁻² मतलब 100, तो ये 1 0 और 1 0 गया, यस, ये गया, तो ये 1 और 5 जा। व्हाट इज, हाउ मच इज दिस 15, तो लेंथ इक्वल टू 15/7, 15/7। व्हाट इज 15/7? 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 15/7 2.142, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2.142 मीटर। ये सारे के सारे ऐसा यूनिट्स थे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, two sound waves having wavelength 81 cm and 82.5 cm produce 8 beats per second. Calculate the speed of sound in air. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, हमको 2 साउंड वेव्स का वेवलेंथ दिया हुआ है। तो λ1 is 81 cm and λ2 is 82.5 cm। गुड, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस, मतलब इफ यू वांट टू हैव आंसर इन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी स्पीड पूछा है तो मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लो। 81 × 10⁻² मीटर, और ये हो गया 82.5 × 10⁻² मीटर। देन आपको बोला है नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 8 है। और इफ यू रिमेंबर नंबर ऑफ बीट्स को तुम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हो और कैपिटल N से डिनोट करते हो। तो you have number of beats which are 8. You are supposed to find out what is the speed of sound in air, and then the formula you should be using is, आपको number of beats का formula पता होना चाहिए, it is just the difference of the frequencies। याद है क्या? N1 minus N2, याद है ना? जो 2 वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, सुपरपोजिशन होता है, उन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है वो होता है बीट फ्रीक्वेंसी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि N1 minus N2 की N2 minus N1 वो डिसाइड करना पड़ेगा। गलत लिख दिया तो आंसर गलत आएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है, पता है ना? फ्रीक्वेंसी c/λ, फ्रीक्वेंसी, और नहीं तो कोई बात नहीं, v = n λ तो पता ही होगा। फिर यहाँ से भी तो दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पहले का वेवलेंथ कम है तो पहले का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, सिंस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब जिसका वेवलेंथ कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो N1 इज ग्रेटर देन N2, इसलिए फिर क्या लिखोगे, N1 minus N2। अगर उल्टा होता तो क्या लिखते,
n2 माइनस n1, और ये है छोटी सी गलती आंसर गलत कर देती है। तो ये आपको लॉजिकली पहले सोचना है, जैसे ही नंबर ऑफ बिट सुना हमेशा मत n1 माइनस n2 लिखना, पहले चेक कर लेना कौन सा बड़ा है। गलत, यहाँ पे वेवलेंथ पहले का कम था तो फ्रीक्वेंसी पहले का ज्यादा है, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर लिया। तो पहला तो ये फॉर्मूला तुमको लगने वाला है। देन विच फॉर्मूला यू विल यूज, यू नो v इक्वल्स टू n लैम्डा, v इक्वल्स टू n लैम्डा, मतलब n क्या हो गया, v बाय लैम्डा, तो n इज v बाय लैम्डा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा v बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2, क्योंकि n1 विल बी v बाय लैम्डा 1, n2 विल बी v बाय लैम्डा 2। v1 v2 क्यों नहीं लिखा, अरे दोनों ही एयर में ट्रेवल कर रहे हैं ना, पहला वेव दूसरा वेव किस में ट्रेवल कर रहा है, एयर में, तो एयर में तो दोनों वेव लेंथ का, दोनों वेव्स का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, तो सेम है, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो आई स्टार्ट विथ सॉल्यूशंस नाउ, यू हैव n इक्वल्स टू v कॉमन निकाल लो, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, सिर्फ v कॉमन निकाल लिया। गुड, n की वैल्यू 8 थी, v की वैल्यू फाइंड करनी थी, लैम्डा 1 की वैल्यू 81 इंटू 10⁻² है, और लैम्डा 2 की वैल्यू 82.5 इंटू 10⁻² है, दोनों में 10⁻² है, डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लिया बाहर, 10⁻² दोनों में था, यस कॉमन निकाल लिया। गुड, इसको सॉल्व करो, 8 इक्वल्स टू v अपॉन 10⁻², 82.5 माइनस 81 तो कितना हो गया, 1.5 अपॉन 81 इंटू 82.5। गुड गुड, तो अभी सब वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, आई विल शिफ्ट एवरीथिंग देयर, तो यू विल हैव v इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻², और ये भी वहाँ जाएगा, तो 81 इंटू 82.5 अपॉन सिर्फ 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, तो v इक्वल्स टू, कैलकुलेशंस ऑफ कोर्स थोड़े से टीडियस है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये। रफ आंसर मैं बता सकता हूँ आपको, अप्रोक्सीमेट आंसर आई कैन टेल यू, अप्रोक्सीमेट बता ही देता हूँ, तो थोड़ा फास्ट होगा, 10⁻² मतलब 0.01, और यहाँ पे 1.5 है, इसका पॉइंट हटाओ, मतलब 15 इंटू 10⁻1 और ऊपर का 10⁻², एक 10⁻1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 10⁻1, क्या बचा 10⁻1, वो 10⁻1 इसको दे दो, दे दिया, 8 इंटू 8 64, कितना है 64, नीचे कितना रहा 15 को 14 मान लो, क्या मान लिया 14, ऊपर कितना है 64, नीचे कितना है 14, 64 में 14 इज 4 नहीं 16 होता है वो, राइट, तो ठीक है, 15 को 16 मान लो, 16 मान लिया, तो 64 बाई 16 इज 4, तो 4 इंटू 82.5 मतलब 82.5 का डबल, व्हाट इज 82.5 का डबल 165, उसका डबल 330, आंसर शुड बी अराउंड 330, सॉल्व एग्जाम्पल है तो करना पड़ेगा, और साउंड का स्पीड एयर में 330 से 340 के बीच में ही होता है, तो वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू इज करेक्ट। तो 8 इंटू 81 इंटू 82.5, 8 इंटू दिस डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 1.5 कितना आ गया 35640 इंटू 10⁻² मतलब 356.40, तो 356.40 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट बताया तो 330 आया था, तो ठीक है वो अप्रोक्सीमेट था, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, increase writing speed 6.13, two tuning forks having frequencies of 320 Hz and 340 Hz, ये दो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग पे दो फ्रीक्वेंसीज की बात नहीं हो रही है, ये एयर कॉलम पे भी दो फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है, ये दो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसीज है। तो टू ट्यूनिंग फोर्क्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज 320 and 340 Hz आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 326.4 मीटर पर सेकेंड,
फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दिस वेव्स। वही पिछला क्वेश्चन वैसा ही सब कुछ, सिर्फ आपको यहाँ पे डिफरेंस इन वेवलेंथ फाइंड करना है। तो आपको गिवन पैरामीटर्स में सबसे पहले यू हैव बीन गिवन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज n1 which is 320 hertz and the second frequency n2 is how much, 340 hertz, right? And speed of sound in air is 326 point how much, 4 I guess, yes, 4 meter per second। आपको पूछा है डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स, तो आपको पूछा है व्हाट इज λ1 माइनस λ2, बराबर, या फिर λ2 माइनस λ1 को चेक करना पड़ता, चेक कर लिया। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम है, तो n2 ज़्यादा है इसलिए λ2 कम है, इसलिए मैंने λ1 माइनस λ2 लिखा, उल्टा नहीं लिखा, राइट। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था उसका वेवलेंथ कम है, तो λ2 ये कम वैल्यू है, दैट इज वाई आई रोट डाउन λ1 माइनस λ2। नाउ द फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इट इज द सेम थिंग दैट यू आर सपोज टू यूज, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि v इक्वल्स टू n लैम्डा, डन, दिस इज द रिक्वायरमेंट, यही फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं n2 माइनस n1 करता हूँ, n2 माइनस n1, what will be n from here, it will be v by lambda, v by lambda, so what will be n2, v by lambda 2 minus v by lambda 1, करेक्ट, सही है ना, यस, हाँ करेक्ट है, no problem, it is correct। what is n2 वैल्यू 340 and how much is that, n1 320, v कॉमन आ गया, 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1, तो ये आ गया 20, दिस इज 20 इक्वल्स टू v, व्हाट इज v 326.4, 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1, है ना, करेक्ट, सही जा रहा है, सही जा रहा है, गलत जा रहा है, गलत जा रहे हो। आपको जब डिफरेंस इन वेवलेंथ पूछा है तो दोनों साउंड वेव का वेवलेंथ तुम इंडिपेंडेंटली फाइंड कर लो ना, इट इज इजी फॉर यू, फाइंड आउट लैम्डा इंडिपेंडेंटली, सो लैम्डा विल बी v by n। तो एक काम करो, पहले तुम λ1 फाइंड कर लो, इट विल बी v by n1, v की वैल्यू कितनी है 326.4, व्हाट इज n1, हाउ मच इज n1 320, व्हाट विल बी λ2 v by n2, व्हाट इज v कितना है 326.4 अपॉन कितना है 340, तो अब सीधा λ1 माइनस λ2 कर लो, इससे स्टेप्स कम होंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे रेसिप्रोकल आ रहा था, वहां पे 1 by λ1 1 by λ2 आ रहा था, तो वो कॉम्प्लिकेट बनने वाला था, तो इसके लिए इंडिपेंडेंटली फाइंड कर लिया, तो लिख दो फिर 326.4 अपॉन 320 माइनस 326.4 अपॉन 340, इसमें से 326 कॉमन निकाल लो, तो λ1 माइनस λ2, 326.4 कॉमन निकाल लिया, 1 by 320 माइनस 1 by 340 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल हैव λ1 माइनस λ2 इक्वल्स टू 326.4, 340 में से 320 गए तो 20 अपॉन 320 इंटू 340, ओके, उसमें से फिर ये 0 0 भी मैंने कर दिया, खत्म, चलो 1 जा एंड 16 जा, बराबर, गुड, बस अभी इसको सॉल्व करना है, यू आर जस्ट सपोज टू सॉल्व दिस 326.4, मैं तुमको रफ आंसर बता सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट, पता कैसे, लुक पे अटेंशन, 326.4 अपॉन 340, करेक्ट, ये तुम्हारा आएगा 0.9 के आसपास, 0.9 के आसपास, और 1/16 होता है 0.0625, तो 0.0625 इंटू 0.9 विल बी 0.06 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 0.9 को 1 भी मान लिया मैंने अगर इसको 1 भी मान लिया 1, तो 1/16 कितना है 0.0625, तो यू विल सी आंसर विल बी नियर अबाउट 0.06 आएगा ही वैसा। 326.4 डिवाइडेड बाय 340 0.96 डिवाइडेड बाय 16 0.06, तो 0.06 मीटर ना, मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, आर यू श्योर, तुम सब कुछ ऐसा यूनिट्स में यूज कर रहे हो, तो ये मीटर में डिफरेंस है, तो सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा वेवलेंथ में,
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि तुमने सारे ऐसा यूनिट्स यूज किए हैं तो मीटर में आएगा, एंड देन इफ यू वांट टू कन्वर्ट विल बी 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन विच इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10। तो सॉल्व एग्जांपल्स हमारे सारे हो गए। A wave of frequency 500 Hz is traveling with a speed of 350 मीटर पर सेकेंड। एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, इट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड से वेवलेंथ मिल जाता है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट एट 1 मिलीसेकंड अपार्ट। तो दो पॉइंट्स है विच आर, नॉर्मली क्या होता है हम लोग दो पॉइंट्स का डिस्टेंस देते हैं, इन्होंने डिस्टेंस दिया पे टाइम डिफरेंस दिया है और आपको फेज डिफरेंस पूछा है। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स at a certain point at times 1 millisecond apart. What will be the smallest distance between two points which are 45 degree out of phase at an instant of time? क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो हमको पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, हमको बोला है कि जो वेव का फ्रीक्वेंसी था वो था 500 हर्ट्ज का, गुड। उसके बाद जो वेव का स्पीड था वो था 350 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस डेल्टा 5 बोल देता हूं मैं, फेज डिफरेंस, राइट, बिटवीन टू पॉइंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट एट टाइम्स। तो जब टाइम डिफरेंस उन दो पॉइंट्स में टाइम डिफरेंस, अब बोलोगे दो पॉइंट का टाइम डिफरेंस का मतलब क्या है, आई विल टेल यू मतलब क्या है। रिमेंबर, अगर वेव लेफ्ट से राइट जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, तो वेव पहले कौन से पॉइंट्स पे आता है, जो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स है वहाँ पे पहले पहुँचता है, और जो राइट साइड के पॉइंट्स है वहाँ पे बाद में पहुँचता है। तो लेफ्ट साइड के जो पॉइंट्स है उस पर पहुँचा, और जो अगला पॉइंट था उसमें 1 मिलीसेकंड के बाद पहुँचा। तो ये जो दो पॉइंट्स है इसमें टाइम डिफरेंस ऑफ द वेव रीचिंग देयर इज 1 मिलीसेकंड्स। तो इन दोनों पॉइंट में फेज डिफरेंस कितना हो गया, सो फेज डिफरेंस एट टाइम डिफरेंस ऑफ 1 मिलीसेकंड, ऐसा पूछा है आपको। क्योंकि if the wave is propagating towards positive x-axis, it will reach the point on the left side first, और राइट वाले पॉइंट पे बाद में जाएगा। तो टाइम का डिफरेंस आएगा बेसिकली। और क्या पूछा है, और पूछा है फेज डिफरेंस। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब फेज डिफरेंस, डिस्टेंस मतलब फेज डिफरेंस, है ना, हाँ कि ना, पाथ डिफरेंस, वेरी गुड। जब फेज डिफरेंस 45 है तो पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा बोल देता हूँ, पाथ डिफरेंस डेल्टा। डेल्टा कब, जब फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा 5 कितना हो, 45 डिग्रीज का। तो कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस पूछा है, एक क्वेश्चन में फेज डिफरेंस पूछा है, बस यही क्वेश्चन है। जब फेज डिफरेंस पूछा है तब टाइम डिफरेंस दिया है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ तुमको, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन बता सकता हूँ, बट डिराइव करना तुमको भी तो आना चाहिए। चलो मुझे बताओ, डू यू रिमेंबर एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू फेज डिफरेंस? मैंने फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्लास में बताया था, थ्योरी क्लासेस में बताया था, याद कैसे रखते हैं ये भी बताया था। आगे, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट किया था हमने, तो यहाँ डेल्टा एक्स कर देते हैं। अरे वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूजन नोटेशंस? किसी बुक में पाथ डिफरेंस को डेल्टा बोलते हैं, फेज डिफरेंस को 5 बोलते हैं। तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इज फेज डिफरेंस। मैंने बताया था आपको कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस कितना है, तुमने बोला था वेवलेंथ। फिर मैंने बोला एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट तक एंगल का डिफरेंस कितना है, तुमने बोला था 2 पाई। इसका मतलब लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई। वन वेवलेंथ का डिस्टेंस करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियंस।
फिर मैंने जनरल फॉर्मूला बना के दिया था। ये नोटेशन में कभी डेल्टा लिखते हैं पार्ट डिफरेंस को, कभी एक्स लिखते हैं, लेकिन एक्स कब लिखते हैं? एक्स तब लिखते हैं जब वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा हो तो लिखते हैं। वाई में होगा तो वाई लिखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो जनरल में ऐसा भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस इज टू पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ओके, डू यू नो व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ कि ना? वेलोसिटी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है, होता है, होता है, होता है ना? हाँ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब पाथ डिफरेंस। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस? v इंटू टी, इसको उधर भेज दो। तो डेल्टा फाई क्या बन गया? 2 पाई बाय, क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या लिखना है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स v इंटू टी, v इंटू टी। सिर्फ t को मैं डेल्टा t लिख रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेल्टा t लिख रहा हूँ। लिख सकते हैं क्या? यस। व्हाट इज v एन लैम्डा? व्हाट इज v एन लैम्डा? तो व्हाट इज v बाय लैम्डा? अरे 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 अरे, v इक्वल्स टू एन लैम्डा। यस, तो व्हाट इज v बाय लैम्डा? एन, एन। तो आ गया आपके पास फेज डिफरेंस। क्या आ गया फेज डिफरेंस आपके पास? डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई एन डेल्टा टी। सही है। अगर मैंने तुमको बोला होता कि सब तुमको पहले से ही पता है, क्योंकि तुमको ये पता है, यू नो दिस, डू यू रिकॉग्नाइज दिस, व्हाट इज ओमेगा? तो फिर वो क्या लिखा मैंने? सिर्फ फेज डिफरेंस, तो 2 पाई एन इंटू टाइम डिफरेंस। तुमको पहले से ही पता था ये, यू न्यू दिस ऑलरेडी। बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 500 हर्ट्ज। व्हाट इज डेल्टा टी? कितना डेल्टा टी है? टाइम डिफरेंस कितना है? 1 मिली सेकेंड है। 1 मिली सेकेंड मतलब 1 इंटू 10⁻³ 500 इंटू 2 कितना होता है? 1000 होता है। 1000 10⁻³ और 10⁻³ क्या हो गया? कैंसल। तो कितना फेज डिफरेंस है? पाई। तो आंसर चेक कर लो, पाई होगा। है क्या पाई? हाँ, पाई होगा। दूसरे केस में क्या फाइंड करना है तुमको? डेल्टा एक्स। अभी ये तो तुमको पता होना ही चाहिए, अभी लिखा था डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सही है? करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, यस इट इज करेक्ट। व्हाट इज डेल्टा फाई? कितना है? 45। 45 कितना होता है? पाई बाय 4 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाय 4, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। पाई पाई कैंसिल हो गया। वेरी गुड। तो व्हाट इज डेल्टा एक्स? What is delta x? लैम्डा बाई 8, लैम्डा बाई 8, लैम्डा बाई 8। लेकिन लैम्डा कैसे निकालोगे? v इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू v बाई एन। तो देयरफॉर डेल्टा x इक्वल्स टू v बाई एन, v बाई 8n बन जाएगा वो। व्हाट इज v? 350 दिया हुआ है। 8 इंटू व्हाट इज n? 500। 7 का टेबल पता है? सॉरी 5 का टेबल पता है? 5 का 5 7 जा 5 10 बराबर है। यस, मतलब 50 7 जा एंड 50 10 जा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। 7 बाय 8 0.9 समथिंग, 0.9 बाय 10 इज 0.09। तो 0.09 के आसपास आंसर होगा। क्या है आंसर? 0.8 सेंटीमीटर में ना? सेंटीमीटर में दिया होगा ना? हाँ तो ठीक है ना फिर। 7/8 0.875 और डिवाइड बाय 10 है तो 0.0875 मीटर में है ये। तो 0.0875 ये मीटर में है, तो 8.75 सेंटीमीटर में है। तो आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave.
बाय द वे ये तुमको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट आएगा। तुम एक साउंड वेव जनरेट करोगे, उसको वाटर में से पास करोगे, एक ऑब्स्टैकल होगा, वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो जो ओरिजिनल वेव था और जो रिफ्लेक्टेड वेव था उसका रेजोनेंस होता है, स्टैंडिंग वेव बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स इज 3.75 सेंटीमीटर। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। तो हमारे पास एक साउंड वेव था जिसको हमने एक सर्टन फ्लूइड मीडियम से पास कर दिया, वो पास हुआ और किसी एक ऑब्स्टैकल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। तो ये जो वेव था और जो रिफ्लेक्टेड वेव था उसका सुपरपोजिशन होकर एक स्टैंडिंग वेव मतलब स्टेशनरी वेव बन गया। और जो दो सक्सेसिव नोड्स है उसका डिस्टेंस कितना है, 3.75। फ्रीक्वेंसी पूछा है और स्पीड दिया है आपको। तो आपको गिवन पैरामीटर में नोड टू नोड डिस्टेंस दिया है। लेट अस से x इज नोड टू नोड डिस्टेंस 3.75 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज नोड टू नोड डिस्टेंस, एंड टू एंड डिस्टेंस, okay, node to node. Then v is given to you, that is 1500 meter per second, 1500 meter per second. You are supposed to find out frequency of the small n. What will you do to find out frequency? Which formula will you be using to find out frequency? v equals to n lambda, so n equals to v by lambda. So n is equals to v by lambda. v बाय लैम्डा। लेकिन लैम्डा कैसे फाइंड करोगे? नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है? नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 2। तो ये लैम्डा बाई 2 दिया था तुमको, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2x हो गया। सो देयरफॉर फ्रॉम दीज टू फॉर्मूलाज n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, बट लैम्डा इज 2x, तो v बाय 2x। तो बन गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। तो यू विल हैव v इक्वल्स टू n इक्वल्स टू v बाई 2x। तो v की वैल्यू 1500 है। एक काम करो, या तो तुम v को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, या तो तुम x को मीटर में कर लो। बेटर इज टू कन्वर्ट v, क्योंकि 1500 मीटर, राइट, मीटर पर सेकेंड है ना। चलो ठीक है, छोड़ो, आई विल कीप द कन्वेंशनल वे ऑफ कन्वर्टिंग सेंटीमीटर टू सेकेंड, सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, तो 3.75 सेंटीमीटर था क्या ये? सेंटीमीटर था क्या ये? हाँ, यस, पक्का कि नहीं? हाँ, तो कन्वर्ट कर लो। तो क्या करेंगे? 10⁻²। गुड। अभी आ जाके तुम लोग कैलकुलेशन में इतना अटकते हो कि जहां अटकने का काम नहीं वहां भी अटकते हो। व्हाट इज 3.75 का डबल? 7.5। अरे 3.5 का 7 होता है, 3.75 का 7.5 होता है। तो तुम स्मार्ट हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, यस, हाँ, लिख सकते हैं। और ये ऊपर गया क्या? गया। वेरी गुड, गया। ये गया, राइट, ये गया। तो अभी ध्यान देना क्या हुआ। ये 2 गया ऊपर, तो 2 × 15 इंटू 10⁻4, क्योंकि ये 2 और है 2। और नीचे कितना है? 15 गया। तो फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज। मतलब ये बस लिमिट ही है, इसके ऊपर तुम सुन नहीं सकते। दिस इज द लिमिट ऑफ ह्यूमन ऑडिबल रेंज। तो 20 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होगा। देखो आंसर में है 20 किलो हर्ट्ज। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Twelfth, 2 sources of sound are separated by a distance of 4 meter. So distance between the two sources, that is the difference of path. 2 sources में distance 4 मीटर है। तो मान लेते हैं पहला सोर्स यहाँ है, दूसरा 4 मीटर दूर है। तो जो साउंड वेव निकलेगा दोनों में पाथ का डिफरेंस 4 मीटर का है। They both emit sound with the same amplitude and frequency with 30 Hz, but they are 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। मतलब जब एक ने अपना क्रेस्ट मतलब कंप्रेशन इमिट किया, उसी टाइम पे दूसरा अपना रेयर फ्रैक्शन इमिट कर रहा है, क्योंकि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में फेस डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री। गुड। एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्सेस विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम? अभी देखो इन्होंने लास्ट एक सेंटेंस में क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज कर दिया सीधा। 2 सोर्सेस थे, मैंने बोला कि दोनों सोर्सेस में से वेव जा रहा है,
सेम डायरेक्शन में, सेम में नहीं है, अपोजिट में है, क्योंकि क्या बोला है, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू सोर्सेस, दो सोर्सेस के बीच में कौन से पॉइंट पे साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए दो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, तो एक वेव को टुवर्ड्स दूसरे वेव की तरफ आना पड़ेगा, मतलब वन वेव हैज टू ट्रैवल टू द लेफ्ट व्हाइल द अदर हैज टू ट्रैवल टू द राइट, तब जाके सुपरपोजिशन होगा। क्योंकि सुपरपोजिशन के लिए द टू वेव मस्ट रीच एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, राइट। ठीक है, क्वेश्चन इज सिंपल, नॉट रियली डिफिकल्ट। टू सोर्सेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 मीटर। ठीक है, इसको डिस्टेंस को देखता हूँ बाद में। दे बोथ इमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम दिया हुआ है, ए की वैल्यू A1 और A2 की वैल्यू सेम है, राइट, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। पहले का फ्रीक्वेंसी उसका फ्रीक्वेंसी सेम है, कितना है 330 हर्ट्ज, और दोनों में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 180 डिग्री का है। तो एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू सोर्सेज विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। तो ठीक है, मुझे बताओ एट व्हाट पॉइंट विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम, कैसे सॉल्व करोगे इसको। First thing is to imagine the question. Two sound sources emitting sound waves, same frequency, same amplitude, traveling towards each other. लेकिन जब दो वेव्स निकले थे, एक का कंप्रेशन एक का रेयरफैक्शन, बिकॉज आउट ऑफ फेज 180। लेकिन जहाँ मिलेंगे वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होना चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता है? तो इस क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला से सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। इट इज लॉजिकल, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू गिव अ लॉजिकल थिंकिंग टू दिस क्वेश्चन। पहले तो इमेजिन कर लो, एक काम करते हैं, जो दो सोर्स का डिस्टेंस था 4 मीटर, उसको x बोल देते हैं। अब ऐसा इमेजिन करते हैं दैट वी हैव अ सोर्स ओवर हियर, ये सोर्स नंबर 1 है, और यहाँ पे दूसरा सोर्स है सोर्स नंबर 2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेस इज 4 मीटर ऐसा है। तो जो डिस्टेंस है दिस इज 4 मीटर बेसिकली। अब आपको दो चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए जब तुम स्टेशनरी वेव की बात करते हो। स्टेशनरी वेव, उसमें एक वेव जाता है, वो रिफ्लेक्ट होके आता है, तो वेव जाता है, रिफ्लेक्ट होके आता है, तो सेंटर पे बनता है एंटीनोड। जहाँ एंटीनोड बनता है वहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। लेकिन वो ट्रांसवर्स वेव था, दैट वाज ट्रांसवर्स वेव, राइट। और यहाँ पे एक ही वेव गया, एक ही रिफ्लेक्ट होके आया। अब ऐसा इमेजिन कर लो, इमेजिन करना पड़ेगा, एक ही वेव गया, एक ही रिफ्लेक्ट होके आया, वैसा मत इमेजिन करना। अब इमेजिन करना एक गया और एक आया, एक गया और एक आया, ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर दोनों सोर्सेस में से साउंड है ना, दोनों सोर्सेस में से, बराबर है ना, क्या है दोनों में? साउंड है, रिमेंबर। तो जो दोनों सोर्सेस में से जो साउंड निकल रहा है उसका इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम होना है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगा जब क्रेस्ट ट्रफ मतलब कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या हो? अरे कंस्ट्रक्टिव कब होता है? व्हेन क्रेस्ट मतलब कंप्रेशन शुड ओवरलैप। अब अगर ये S1 और S2 दोनों एक साथ कंप्रेशंस इमिट करते, तो ये कंप्रेशन है, और रेयरफैक्शन को मैं डिनोट करने के लिए थोड़ा नोटेशन चेंज कर देता हूँ, ये X वाले रेयरफैक्शन है, और डॉट्स आर कंप्रेशंस। तो रिमेंबर दीज आर रेयरफैक्शंस एंड डॉट्स आर कंप्रेशंस। अब थोड़ा सा मैं रेयरफैक्शन को साइड में रखता हूँ टेम्पररी। अगर फेज डिफरेंस 180 नहीं होता, आउट ऑफ फेज नहीं होते, मतलब इसने कंप्रेशन इमिट किया, इसने भी कंप्रेशन इमिट किया, दोनों के बीच में एयर है, तो ये सेंटर में आएगा, तब तक ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो जब दोनों सेंटर में आ गए,
तो सेंटर सेंटर में आके क्या हो गया, कंप्रेशन एंड कंप्रेशन ओवरलैप्स, मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब क्या हो गया, लाउड साउंड। तो आइडियली अगर आउट ऑफ फेज बाय 180 नहीं होता तो तुमको लाउड साउंड कहाँ मिलता, सेंटर में। कहाँ मिलता, सेंटर में। लेकिन लेकिन ये आउट ऑफ फेज बाय 180 है। आउट ऑफ फेज बाय 180 का मतलब क्या होता है कि जब पहले ने कंप्रेशन इमिट किया तब दूसरे ने रेयर फ्रैक्शन इमिट किया। 180 फेज डिफरेंस 180, वन इज इमिटिंग कंप्रेशन, अदर इज इमिटिंग रेयर फ्रैक्शन। मतलब जब मैं सेंटर की बात करूंगा तो सेंटर पे जब पहले का कंप्रेशन पहुंच रहा है तब दूसरे का क्या पहुंच रहा है, रेयर फ्रैक्शन। दैट इज अ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पक्का? यस, हाँ कि ना? हाँ 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 हाँ, है ना? हाँ। डिस्ट्रक्टिव को तुम नोड मान लो और कंस्ट्रक्टिव को तुम एंटी नोड मान लो, बराबर। तो यहाँ पे एक नोड और एक एंटी नोड, एक नोड और एक एंटी नोड एक साथ आ गए। लेकिन लाउड साउंड के लिए क्या आना चाहिए था, एंटी नोड और एंटी नोड, मतलब कंप्रेशन और कंप्रेशन। लेकिन कौन आ गया, एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन। मतलब मुझे कंप्रेशन की जगह पे कंप्रेशन लाना है, कंप्रेशन की जगह पे क्या लाना है, कंप्रेशन। रिमेंबर नहीं तो फिर अभी लॉजिकली आंसर है, बाकी नहीं आ सकता कुछ। सेंटर पे कंप्रेशन के साथ कौन ओवरलैप हो गया, रेयर फ्रैक्शन। मतलब ऐसा इमेजिन करो नोड के साथ कौन ओवरलैप हो गया, एंटी नोड। लेकिन कंस्ट्रक्टिव मतलब लाउड साउंड के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन क्या है, एंटी नोड शुड ओवरलैप विद एंटी नोड, मतलब कंप्रेशन शुड ओवरलैप विद कंप्रेशन। यहाँ पे नोड के साथ कौन ओवरलैप हो रहा है, एंटी नोड। तुमको एंटी नोड के साथ किसको करवाना है ओवरलैप, एंटी नोड को। तो तुमको जहां पे नोड है उसको शिफ्ट करके कौन लाना है, एंटी नोड। मतलब कितना शिफ्ट करना है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, λ/4। λ/4 आ गया आंसर, λ/4 सही है, λ/4। तो सेंटर से λ/4 याद रखना, हर बार λ/4 डिस्टेंस पे ऐसा होने वाला है। पहली बार λ/4, पहली बार कब होगा, λ/4। याद है क्या आपको? याद नहीं है तो कैसा चलेगा, मैंने ये तुमको थ्योरी में बताया था, थ्योरी में ये बताया था मैंने। थ्योरी कहाँ का, थ्योरी कहाँ कनेक्ट होता है, यू विल नेवर बी एबल टू इमेजिन ऑल्सो। होना ये चाहिए था, क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो ये रहा है ना, क्योंकि एक का नोड और एक का एंटी नोड, मतलब एक का कंप्रेशन दूसरे का रेयर फ्रैक्शन। होना क्या चाहिए था, क्रेस्ट क्रेस्ट। हो क्या रहा है, क्रेस्ट ट्रफ। तो मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम वेव को कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा, λ/4। अब बोलोगे यहाँ तो λ/2 होता है। हाँ, λ/2 होता है, प्रोग्रेसिव वेव में होता है। तुम स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हो, स्टेशनरी वेव में डिस्टेंसेस आधे आधे हो जाते हैं। तो मुझे नोड को एंटी नोड पे लाना है तो कितना शिफ्ट करना है, λ/4। पहली बार तुमने नोड को एंटी नोड पे लाने के लिए या एंटी नोड को नोड पे लाने के लिए कितना शिफ्ट किया, λ/4। अगली बार λ/2, अगली बार कितना, λ/2, क्योंकि अगली बार एंटी नोड और एंटी नोड कब ओवरलैप होगा, λ/2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड, λ/2। तो पहली बार कितना शिफ्ट होगा, उसके बाद से हर बार कितना शिफ्ट होगा, λ/2। तो तुमको पता है कौन से डिस्टेंसेस पे होगा, तो ये होगा, दिस विल हैपन एट डिस्टेंसेस ऑफ λ/4 देन शिफ्ट बाय λ/2। तो λ/4 प्लस λ/2 कितना होता है, 3 λ/4। उसके बाद वापस λ/2, 5 λ/4 एंड सो ऑन, राइट। अब मतलब तुम सिर्फ लैम्डा फाइंड कर लो। लैम्डा कैसे फाइंड करते हो, v इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो लैम्डा क्या आएगा, v बाय एन, एन दिया है, v पता है, v साउंड का स्पीड एयर में 330 होता है, नहीं दिया तो 330 लेना पड़ता है। लैम्डा कितना है, 1। तो पहला डिस्टेंस क्या हो गया, 1/4, दूसरा क्या हो गया, 3/4, फिर क्या हो गया, 5/4, राइट, करेक्ट, गुड। व्हाट इज 1/4, 0.25। हाउ मच इज 3/4, 0.75। हाउ मच इज दैट,
1.25, तो आंसर देखो यही आना चाहिए 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.25 एंड सो ऑन सो फोर्थ। डन। और अगर अगर आउट ऑफ फेस नहीं होते तो सेंटर 4 मीटर का सेंटर कितना होता है 2, मतलब वहां पे एक बना, सिर्फ वहां पे बना क्या, वैसा नहीं है, अलग अलग लोकेशन है, वहां पे एक बन गया। उसके बाद लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे बनेगा। व्हाट इज लैम्डा बाई 2? व्हाट इज लैम्डा? 1। 1/2 मतलब कितना? 0.5। तो 2 से 0.5, 2 इज द सेंटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द राइट साइड, राइट, मतलब 1.5। 1.5 से 0.5 और पीछे 1 और पीछे 0.5, तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। अगर आउट ऑफ फेज नहीं होते तो करेक्ट। आउट ऑफ फेज होने की वजह से दे आर फॉर्मिंग एट 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75, 3.25 एंड 3.75 बराबर। और ये बाकी सारी जगह जहाँ जहाँ ये बना है मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट, उसको छोड़ के हर दो मैक्सिमम के बीच में कौन होता है, कौन होता है, कौन होता है, मिनिमम। तो 0.25 और 0.75 के बीच में, मतलब 0.5 पे क्या बन गया, मिनिमम बन गया। डन। Two sound waves travel at a speed of 330 meter per second. If their frequencies are also identical, मतलब frequencies भी same है and are equal to 540 hertz, what will be the phase difference between the waves at point 3.5 meter from one source and 3 meter from the other source if the source are in phase? 12th को रिलेटेड क्वेश्चन ही आ गया। अब ये सिंपल है, दिस इज सिंपल, दिस इज नॉट डिफिकल्ट रियली। तो पहले तुम क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। आपको बोला है कि हमारे पास दो साउंड वेव्स है विच आर ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n विच इज 540 हर्ट्ज, 540 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। What will be the phase difference? What will be the phase difference? मतलब डेल्टा फाई। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूं आगे उससे पहले तुमको अभी मैंने आज ही तुमको बताया कि फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए पाथ डिफरेंस पता होगा तो काम जल्दी होगा, बराबर, सही है। तो पाथ डिफरेंस फाइंड कर लो, काम हो गया। अब पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, तो बोला है व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट्स 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स। तो जो पॉइंट है जहां पे तुमको क्या पूछा है, फेज डिफरेंस, वो पॉइंट एक सोर्स से कितना दूर है, 3.5, दूसरे से कितना दूर है, 3, बराबर। एक से 3.5, दूसरे से 3, तो डिस्टेंस से पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0.5। 6.5 कैसे, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ एडिशन नहीं हो रहा है, पाथ डिफरेंस की बात चल रही है। x1 कितना है 3.5, x2 कितना है 3, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया x1 माइनस x2, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2। हाउ मच इज दिस, 0.5। करेक्ट, गुड। अभी ये भी इशू होता है कि पिछले क्वेश्चन में था उल्टा बोला था, अरे पिछले क्वेश्चन में वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ कहाँ बोला है तुमको, उधर बोला था इन बिटवीन, इन बिटवीन, ये पॉइंट्स बिटवीन, यहाँ कहाँ बोला है बिटवीन, यहाँ बोला है क्या बिटवीन, बोला है फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, यस, लेकिन पॉइंट्स आर नॉट बिटवीन द टू सोर्सेस। तो ऐसा है, इधर एक सोर्स है, उसके पीछे एक सोर्स है, एक 3 मीटर एक 3.5 मीटर, तो बात का डिफरेंस कितना है 0.5। हो गया क्वेश्चन खत्म। हाउ डू यू फाइंड आउट वेवलेंथ, v इक्वल्स टू n लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू v by n, व्हाट इज v, 330 and this is 540, तो 33 by 54, व्हाट इज 33 by 54, 9, 3 का टेबल 3, 11 हाउ मच इज दिस 18, 11 by 18, तो ये आ गया आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ आ गया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यू विल हैव डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाय 11 बाय 18 और 0.5, 0.5 बराबर, गुड। ये ऊपर गया
0.5 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 9. 2/11, व्हाट इज पाई वैल्यू, 3.14, 22/7, 1 and 2 36/7. What is 36/7? 5 point something. क्या दिया आंसर? 1.64. पाई के टर्म्स में दिया है. अरे तो फिर क्या ही है, फिर पाई के टर्म्स में दिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो इट इज बेसिकली 9, ये 18 ऊपर गया तो 18 into 0.5 is 9, 9 into 2 is 18, 18/11 पाई, 18/11 is 1 point something, तो आंसर 1 point something के टर्म्स में आना चाहिए फिर. हाँ, तो 18/11, अरे रे 18/11, 18/11 1.63, तो 1.63 पाई, राउंड ऑफ करके 1.64 पाई. करेक्ट, गुड. 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 12th क्वेश्चन में क्लियरली बोला था आपको, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू सोर्सेस, इन बिटवीन द टू सोर्सेस. यहाँ पे बोला है फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, बिटवीन द टू सोर्सेस नहीं, दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा. गुड, पक्का पक्का. नॉर्मली दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, नॉर्मली व्हेन द टू वेव्स सुपरपोज दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन. तो एक ने 3.5 मीटर कवर किया, एक ने 3 कवर किया, तो डिफरेंस कितना हो गया पाथ का 0.5. गड़बड़ मत कर देना क्वेश्चन में. गुड, दैट्स इट फॉर टुडे.